हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। हमारे वन बाय बुक हम एक एक बुक को कवर कर रहे हैं, उनके चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। आज हम अपनी हिस्ट्री का यानी आवर पास्ट सेकंड का जो है चैप्टर नंबर 4 करेंगे, द मुगल्स 16 to 17 सेंचुरी। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 3 करा था, जो कि था हमारा बेस दिल्ली 12 to 15 सेंचुरी, जिसमें 300 साल का टाइम पीरियड हमने उसमें थोड़ा बहुत उसकी एक समरी को कवर अप किया था। आज हम जो है वो 16 to 17 मुगल्स के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था, आज हम मुगल्स को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। देखिए, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कई सारे कंट्रीज के साथ पहले मिल के बना हुआ था, यानी कि हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया प्रेजेंट टाइम में, और जो है वो हमारा इधर बांग्लादेश और जो कुछ म्यांमार के जो रीजन्स थे, ये सब मिला के पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो इतनी ही बड़ी जो है टेरिटरी हमारी हुआ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसमें डाइवर्सिटी थी लोगों की, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग थे। ऐसी टेरिटरी में रूल करना जो है वो अपने आप में ही जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी रूलर के लिए, कि उसमें वो सब चीज़ें वो एकम्प्लिश कर सके जो उसे चाहिए, वो भी एक मिडिल एजेस में, जहाँ पे ना कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही लोग इतना अवेयर थे। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो क्वाइट इन द कंट्रास्ट टू देयर प्रेडेसर्स, इससे पहले यानी मुगल से पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थी, उनकी बात करें तो उनके अगर हम उनको कंपेयर करें मुगल्स के साथ, तो ये कह रहे हैं कि मुगल्स ने जो है एक एम्पायर को क्रिएट करा और एकम्प्लिश करा व्हाट हिथरटू सीम्ड पॉसिबल। जो भी उनके लिए पॉसिबल हो सकता था अचीव करना, उसको उन्होंने जो है वो एकम्प्लिश करा, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में। आप देख रहे हैं कि मुगल टाइम पीरियड जो है वो 16 to 17 सेंचुरी यानी 100 साल का था, जबकि दिल्ली सल्तनत जो है वो हमारा 1206 से अगर हम मान के चलें, यानी कि जो टर्किश रूलर आए थे, जो स्टार्टिंग हुई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और जो डायनेस्टी बिल्कुल क्रॉस पास आउट होती गई, खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, और फिर आखिर में लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा इब्राहिम लोधी। अगर हम वहाँ तक का टाइम पीरियड पूरा देख के चलें तो लमसम 300 साल का जो है वो टाइम पीरियड रहा। तो 300 साल के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत ने वो अचीव नहीं कर पाया जो मुगल्स ने अपने 100 साल के टाइम पीरियड में अचीव कर लिया। ये उसकी बात करी गई है। आगे कह रहे हैं जब इब्राहिम लोधी जो था, उसके बाद जब जब दिल्ली सल्तनत एंड पर आ गई, तो जो लास्ट का 16 सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा बचा था, क्योंकि 1526 में तो इब्राहिम लोधी डिफीट हो गया था, लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा वो हाफ जो 16 सेंचुरी रहा, उसमें जो थी उन्होंने अपनी मुगल्स ने जो थी वो अपनी कैपिटल को जो है वो एक्सपेंड करा फ्रॉम आगरा से दिल्ली तक उन्होंने जो है वो अपनी किंगडम को एक्सपेंड करा। अंटिल द 17th सेंचुरी तक दे कंट्रोल द नियर ऑल सब कॉन्टिनेंट। तो 17th सेंचुरी के एंड में जो है वो उन्होंने लगभग जो है वो सारे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल पा लिया था मुगल्स ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्ट्रक्चर थे, जो उनका आइडिया था गवर्नेंस का, उसको इन्होंने इम्पोज करा। और जो कि उनके रूल में देखने को मिला, जो कि उनके नियम, जो भी उनके नियम कानून थे, वो सब हमें उस देखने को मिलते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके गवर्नेंस के आइडियाज में। और जब ये हमें आइडियाज देखने को मिलते हैं तो इसने जो है वो एक इम्पैक्ट बना के रखा, यानी एक जो है वो एक पॉलिटिकल लीगेसी जो है वो बरकरार रखी हुई मिलती है, जो कि सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जिसको इग्नोर नहीं कर पाए। यानी कि जो आने वाले जो बात के जो रूलर्स रहे, आने वाले जो बाद के जो रूलर्स रहे, उन पर भी उनकी पॉलिसीज का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। आज हम क्या देखते हैं, आज जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हर साल जो है वो कोई भी जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का बना है, वो हमेशा जो है वो उसने हर साल जो है वो इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो रेड फोर्ट से जो है वो देश को एड्रेस किया है। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ से उसको एड्रेस किया, हर अपने नेशन को एड्रेस किया है, जो कभी जो है मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस हुआ करता था। यानी रेड फोर्ट जो कि कभी मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस हुआ करता था,
उस पे से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नेशन को एड्रेस करते हैं। इसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, ये नीचे आपको ये रेड फोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर साल देश को जो है वो इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई मुगल्स थे कौन है आखिरकार। मुगल्स थे कौन है आखिरकार। मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे दो ग्रेट लाइनेज के ऑफ रूलर्स के। यानी कि कहा जाए तो जो मुगल्स थे इनमें दो लोगों के जीन्स थे, यानी कि ये दो लोगों की लाइनेज को बिलोंग करते थे। ठीक है, मुगल्स जो थे वो मदर साइड से जो थे वो बिलोंग करते थे चंगेज खान के डिसेंडेंट से। यानी चंगेज खान के जो पूर्वज रहे थे वो मदर साइड बनती थी मुगल्स की, जो कि चंगेज खान जो है वो 1227 में जिसकी डेथ हो गई थी। तो चंगेज खान जो था वो मंगोल का शासक था, मंगोल का रूलर था, जिसका रूलिंग चलती थी पार्ट्स ऑफ चाइना के पार्ट में और सेंट्रल एशिया के पार्ट में, जिसके बारे में पीछे के चैप्टर्स में हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा कि मंगोल का जो रीजन था वो बेसिकली वो चाइना के कुछ रीजन को कवर करता था और वो ट्रैवल करते करते पूरा जो है वो सेंट्रल एशिया तक आ गए थे। जिसके बाद उन्होंने 1219 में जो है वो अटैक भी किया था ट्रांसऑक्सियाना के रीजन पे, अगर आपको याद होगा। और ट्रांसऑक्सियाना का रीजन जो था वो बेसिकली ईरान का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान का जो एरिया है वो ट्रांसऑक्सियाना का रीजन कहलाया जाता था और वहां पे उसने अटैक करा था। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि चंगेज खान जो कि मंगोल रूलर था, इसने चाइना के पार्ट्स में रूल किया अपना और सेंट्रल एशिया में रूलिंग करी इसने। अच्छा, ये मदर साइड की बात हो गई। अच्छा, फादर की साइड से मंगोल जो बिलोंग करता था वो सक्सेसर्स थे तैमूर के, यानी कि तैमूर जो कि 1404 में जो जिसकी डेथ हो गई थी। यानी फादर की साइड से जो है ये तैमूर के वंशज हुआ करते थे मुगल्स। ठीक है, और तैमूर कहाँ का रूलर था। तैमूर रूलर था ईरान का, इराक और जो मॉडर्न डे टर्की है वहाँ इसकी रूलिंग हुआ करती थी तैमूर की। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये चंगेज खान की और तैमूर की लीनेज से बिलोंग करते थे मुगल्स। ठीक है, हालांकि मुगल्स जो थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। वो इसलिए क्योंकि जो मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, उसकी मेमोरी जो थी वो एसोसिएटेड थी विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल्स। यानी इसने बहुत मारकाट मचाई थी, बहुत क्रूरता थी इसके अंदर, बहुत ही बर्बरता से के साथ लोगों को ये ट्रीट करता था, बहुत बुरी तरीके से मारकाट होता था मतलब तरीके से मुगल्स में। ठीक है, तो इसलिए मुगल्स अपने आप को जो है वो चंगेज खान से लिंक नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल्स कॉम्पिटिटर। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद, और इसी को जो है वो जोड़ते हैं काय चीज से, उज्बेक से। उज्बेक जो थे वो मंगोल के कंपटीटर थे, यानी मंगोल के साथ इनकी हमेशा से ही जो है वो थोड़ी बहुत बगावत रहा करती थी। तो ये उससे भी यहाँ पर लिंक करते हैं उज्बेक्स को, याद रखने वाला नाम है उज्बेक्स, जो कि मंगोल के कंपटीटर हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो मुगल्स थे वो अपने आप को प्राउड फील करते थे ये कहला के कि वो तैमूरिड के एंसेस्टर हैं, यानी कि वो तैमूर के वंशज को अच्छा मानते थे। यानी कि वो ऐसे कहते थे कि भाई हम तैमूर के तो वंशज हैं लेकिन हम मंगोल के साथ जो है वो अपने आप को लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही जो है वो बर्बरता उसके साथ लोगों को मारा करता था। तो इसीलिए जो है वो टेमोरिड एंसेस्ट्री से वो बिलोंग करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और यही कह रहे हैं कि जो उसके ग्रेट एंसेस्टर्स थे उन्होंने दिल्ली को जो है वो कैप्चर करा था 1398 में। इस चीज का भी वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट करते हैं जीनोलॉजी पिक्टोरियम, यानी कि वो अपनी इस चीज को, अपने जीन्स को जो है वो पिक्चरिकली दिखाते हैं, पिक्चराइज करके दिखाते हैं, जिसमें हर एक पिक्चर दिखाई देती है, पिक्चर मेरा तैमूर की और उस राजा की। यानी कि मुगल्स की हर एक इमेज में आपको तैमूर के साथ तो फोटो दिख जाएगी लेकिन चंगेज खान के साथ फोटो नहीं दी जाएगी। तो वो इस तरीके से अपनी जीनोलॉजी को ये पिक्चरिकली दिखाया करते थे। ठीक है, तो ये थे मुगल्स हमारे। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर दिखेगी मुगल आर्मी ऑन कैंपेन पे दिख रही है, ये कैंपेन में मुगल आर्मी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फिगर 3 दिख रही है। कैनन्स वर एन इंपॉर्टेंट एडिशन इन 16th century वॉरफेयर, बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
ठीक है। ये कुछ तोप दिखाई हैं, जो तोप हैं उनका इस्तेमाल करा गया था 16th सेंचुरी में जो युद्ध हुए थे उसमें तोप का इस्तेमाल करा गया था। बाबर ने इन्हें बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो इस्तेमाल करा था इफेक्टिवली, और इसकी वजह से जो है वो बैटल जीता था। अब बात कर लेते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन्स की। मुगल्स ने जो है वो किस तरीके से मिलिट्री कैंपेन को रन करा, ये देखते हैं कि बाबर जो कि पहला मुगल रूलर रहा, यानी कि ये बाबर जो है वो पहला मुगल रूलर रहा जिसने 1526 में से लेके 1530 तक करा। नहीं, 1526 में जो था इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद से जो है वो ये बाबर रूलिंग करने लगा 1526 से लेकर 1530 में। सक्सीड हुआ 1494 में। फरगना की जो सिंहासन था फरगना का, उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के बाप का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, वो अफगान फरगना का शासक हुआ करता था। तो उसके मरने के बाद 12 साल की उम्र में 1494 में इसको सिंहासन मिल गया। लेकिन हुआ क्या, इसको मजबूरन जो है वो अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस पर हमला कर दिया मंगोल के ग्रुप के उज़्बेक्स ने, जो हमेशा से ही मंगोल के राइवल हुआ करते थे, मंगोल कंपटीटर हुआ करते थे। उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसको अपना सिंहासन वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। कई साल तक आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग, कई साल तक दर बदर ठोकर खाते हुए उसने जो था वो काबुल पर कब्जा कर लिया 1504 में। और 1526 में इसने दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, यानी जहाँ पर दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी 1526 में, उसको हरा दिया पानीपत के युद्ध में, और दिल्ली और आगरा पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये मिलिट्री कैंपेन बहुत ईजी है, समझ में आया होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो मैप दे रखा है इसको मैप को देखते हैं कि ये मिलिट्री कैंपेन्स थे जो अकबर और औरंगजेब के द्वारा चलाए हुए थे, जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। ये पूरा रीजन, जितना भी जो कलर्ड रीजन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये जितना भी रीजन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला रीजन, ये जितना भी रीजन आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा, ये काबुल कंधार से लेकर जो बंगाल 1574 का जितना भी रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर अकबर और औरंगजेब का मिलिट्री कैंपेन्स यहाँ पर दिखाया गया है। मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या है, मुगल्स ने किस तरीके से जो है वो ट्रेडिशन को सक्सेस किया, ये देखते हैं कि मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूलर्स ऑफ प्रीमोजेनिचर। मुगल्स जो थे वो प्रीमोजेनिचर के रूल को फॉलो नहीं करते थे। प्रीमोजेनिचर का रूल का मतलब ये है कि जहाँ पर एल्डेस्ट सन जो है वो फादर की स्टेट्स को एक्वायर करेगा, यानी बाप के मरने के बाद जो बड़ा बेटा होगा वो रूल करेगा। ये एक कॉमन रूल हमने देखी थी, लेकिन इस चीज को वो फॉलो नहीं करते थे, बल्कि फॉलो करते थे किस चीज को, वो फॉलो करते थे मुगल्स और टेम्युरिड की जो कस्टम ऑफ कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस थी उसको फॉलो करते थे, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर डिवीजन होगा, टेरिटरी का डिवीजन होगा सारे ही बेटों के बीच में, यानी किसी एक के ऊपर सिंहासन, किसी एक को जो है वो पूरा राज और शासन नहीं दिया जाएगा, बल्कि सब में जो है वो टेरिटरी को जो है वो डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कौन सा फेयर डिवीजन है इनहेरिटेंस का, प्रीमोजेनिचर या कॉपर्सिनरी? मेरे हिसाब से कॉपर्सिनरी होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि एक बड़े शासन को चलाने के लिए आप एक अकेला रूलर तो बैठ नहीं पाएगा, ना वो कंट्रोल कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि प्रीमोजेनिचर का अगर रूल लागू होता है तो पहले जो एल्डेस्ट सन बैठना था वो बैठा, उसके बाद उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उसमें जो बड़ा एल्डेस्ट सन होगा वो मरने के बाद बैठेगा। तो ऐसे जो बाकी लोग होंगे उनके पास कोई रूल नहीं पहुंचेगी, और उससे बगावत के चांसेस भी बनने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर कॉपर्सिनरी रहेगा तो थोड़ा सा जो है वो मिल बांट के शेयरिंग होती रहेगी, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, कि सब सब अपने अपनी रूलिंग में जो है अपने अपने टेरिटरी में रूल करेंगे। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा जी, तो ये ट्रेडिशन था, यानी सक्सेस किस तरीके से, मतलब सक्सेशन किस तरीके से होता था, सिंहासन को पाने का जो ट्रेडिशन था मुगल्स का, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं मुगल्स के क्या रिलेशन से दूसरे रूलर्स के साथ, यानी जो दूसरे शासक थे। देखिए, बहुत से शासक थे यहाँ पर। ठीक है, मुगल्स के साथ बहुत से शासक थे, और उस टाइम पीरियड में शासक अच्छे खासे थे। अगर हम बात करें जो 16 to 17 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ पीछे जाएं तो हमने 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड की बात करी थी। तो 1750 से जस्ट थोड़ा सा पहले का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, उसमें बहुत से दूसरे अदर रूलर्स भी जो थे वो शासन करा करते थे।
ठीक है। तो मुगल रूलर्स जो थे वो कैंपेन करा करते थे, लगातार कैंपेन करा करते थे दूसरे रूलर्स के खिलाफ, ताकि उनको जो है वो अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करा सकें। मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी कि उनके खिलाफ, यानी कि जो भी मुगल्स की अथॉरिटी को जो है वो डिनाई कर रहा है उसके खिलाफ उनका कोई ना कोई एक प्लान हुआ करता था। वो उनको अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट कराने के लिए लगातार कैंपेन करा करते थे, अपनी अपनी फौज के साथ दौरा करना या छोटे मोटे इन्वेजन करना, अटैक करना, ये सब करा करते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम मोर पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरी, लेकिन जैसे जैसे मुगल्स जो थे वो ताकतवर होते चले गए, कई सारे रूलर्स ने जो है वो अपनी सहमति जाहिर कर दी कि भाई हम भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई ताकत है तो वो कुछ भी हो सकता है। कल को सिंहासन वैसे ही वो खींच लें उनकी नीचे से, तो उससे कोई उनको लाभ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि उनके साथ जुड़ जाओ, तो हो सकता है भाई हमें भी कुछ ना कुछ एक ओहदा मिल जाए, हम भी हो सकता है भाई कोई ना कोई एक टेरिटरी दे दें वो शासन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो वॉलंटरी ज्वाइन भी कर गए अपने आप ही। राजपूत जो थे वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके। कई सारे राजपूतों ने जो है वो अपनी बेटियों की शादी करा दी मुगल फैमिलीज में, और उनको इसी वजह से जो है वो हाई पोजीशंस मिल गई। लेकिन कई लोगों ने जो है वो रेजिस्ट भी किया। मुगल्स के बारे में जो कह रहे हैं कि जो राजपूत एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मदर हैं जहांगीर की, जो कि कछुआ की प्रिंसेस थी। कछुआ कछुआ जो एक प्रिंस, उनकी वो प्रिंस थी, यानी क्या नाम था, जहांगीर की मदर का नाम जो था वो था हरकाबाई। तो हरकाबाई जो थी वो राजपूत थी। राजपूत में जो अम्बेर के या आमेर के जो रूलर हुआ करते थे उनकी बेटी थी कौन, सॉरी उनकी बेटी थी हरकाबाई। तो हरकाबाई के साथ शादी, हरकाबाई जो है वो जहांगीर की मदर बन गई। तो वो जो हरकाबाई थी वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। तो एक ये एग्जाम्पल मिलता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो मदर थी शाहजहां की, जिनका नाम था जगत गोसाई, ये जो थी ये डॉटर थी किसकी, ये भी एक राजपूत की डॉटर थी। और राजपूत कहाँ के थे, वो थे मारवाड़ जोधपुर के राजपूत से। उनकी ये बेटी थी कौन, शाहजहां की माँ जगत गोसाई। तो वो राठौर प्रिंसेस की थी। तो ये इन्होंने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं कि राजपूत के साथ जो मैरिज करके उन्होंने रिलेशंस बनाए, जो एक संबंध बनाए, उससे उनको कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलता है। और कुछ लोगों ने जो था वो रेजिस्ट भी किया। कुछ लोग जो हैं वो माने ही नहीं, उन्होंने अथॉरिटी को उनकी एक्सेप्ट ही नहीं किया मुगल्स की। ठीक है। सिसोदिया जो थे मेवाड़ के, इन्होंने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम मुगल के अथॉरिटी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। लेकिन जब इनको डिफीट कर दिया गया, सिसोदिया राजपूत को डिफीट करा गया, तो इनको जो है वो इनके साथ बड़े ही इज्जत के साथ इनके साथ ट्रीटमेंट करा मुगल्स ने, और इनको जो है वो इनके जो वतन थी, इनकी ज़मीन वापस कर दी एज अ वतन जागीर के तौर पर। वतन जागीर के तौर पर, यानी कि ये अब हैं तो फ्री, उसमें अपनी ही टेरिटरी में जो है वो रूल करेंगे, लेकिन ये अकाउंटेबल होंगे किसको, मुगल्स को। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि मुगल्स ने लोगों को मेटल्स में हराया, और हराने के बाद उनके साथ बर्बरता नहीं की। तो इसीलिए, क्योंकि एक तरीके से इनका ये आइडिया बन गया, कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो थे, ये मुगल्स अपने आप को अच्छा बताना चाहते थे। इन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा करा लोगों के साथ। ठीक है। रिलेशनशिप्स क्रिएट किए, जो रिफ्यूज करता था उसको हरा देते थे, और उसको भी जो है वो इज्जत के साथ उसके साथ इज्जत से पेश आया करते थे। और वहीं पर उनको उनकी जो ज़मीन थी उनको वतन जागीर के तौर पर उनको वापस कर दिया करते थे। तो ये कह रहे हैं कि एक केयरफुल बैलेंस था बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट, यानी उनको हराया तो है अपने युद्ध में, लेकिन उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया, उन बेइज्जती नहीं करी, उनको मारा पीटा नहीं। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो लड़की हैं, जो हम कहते हैं कि भाई युद्ध में ये तरीके होते हैं, ये सब कर लेते हैं कि हराया और हराने के बाद जो होता है वो लोग को मार देते हैं, मारकाट करते हैं। और जो जो उनके घर वाले फैमिली मेंबर्स, खासतौर पर जो वुमेन्स होते हैं, उनको स्लेव बना लेते हैं, ऑल दैट सारी चीज़ें, वो ट्रीटमेंट इन लोगों का मुगल्स का नहीं था। ठीक है। और इससे क्या करते हैं, ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट इनेबल्ड द मुगल्स टू, और इसी वजह से जो है
इनका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्सटेंड हो गया कई सारे किंग्स पे और चीफ्टन्स पर, सरदारों पे और किंग्स पर इनका ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ा कि यार ये हमें हरा तो रहे हैं लेकिन हमारे साथ किसी तरीके का कोई बदसलूकी नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ठीक है, हम लोगों को अपने अंडर मिला तो रहे हैं और हम लोगों को जो है वो हमारे ही जो है वो वतन को दे रहे हैं एज अ वतन जाकिर के चौथ पर। लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस तरीके से बैलेंस करना, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस एट ऑल द टाइम। यानी कि इस तरीके का बैलेंस बनाए रखना एक काफ़ी हद तक एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो ये यहाँ पर ये इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो है वो मुगल्स के रिलेशंस हुआ करते थे दूसरे रूलर्स के साथ में। अच्छा, अब देख लेते हैं मनसबदार्स और जागीरदार्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ये तो हमने देखा था, देखिए रूलिंग करना आसान तो काम है नहीं। अब रूलिंग करेंगे तो जितना बड़ा एरिया होगा अकेले रूल होगा नहीं, ठीक है, और हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिडिल एजेस में बहुत बड़ा था, वास्ट था, तो उसको आसानी से रूल करना भी आसान नहीं था, ठीक है, कि हम उस पर आसानी से रूल कर सकें। तो होता क्या था, पोस्ट बना दी जाती थी, ठीक है, कुछ पोस्ट बन गई थी, कुछ ओहदे बना दिए गए थे, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे एम्पायर एक्सटेंड हुआ और इसने जो है वो डिफरेंट रीजन को जो है वो एनकम्पस किया, डिफरेंट रीजन्स में जो है वो इसने कंट्रोल बना के रखा, तो मुगल्स ने जो था वो अलग अलग डाइवर्स बॉडीज जो थी लोगों की, उसको जो है उसमें रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या था, मुगल्स अपने आप को जो है वो टर्किश फैमिली से बताते थे, यानी कि जो रूलर था ईरान, इराक और टर्की का, हमारा तैमूर लंग, ठीक है, उसके ये अपने आप को बताते थे। तो ये बेसिकली क्या थे, ये एक स्मॉल न्यूक्लियस थी ऑफ टर्किश नोबल्स की, यानी कि तुरानी। तो जो भी टर्किश के जो नोबल्स रहे होंगे वो एक छोटा सा उनका एक स्मॉल न्यूक्लियस था। अब वो भी आसानी से रूल नहीं कर सकते सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के, तो इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशन करा। एक्सपेंशन कैसे करा, इंक्लूड करा इन्होंने ईरानियंस को, क्योंकि जो थे इनके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स रहे होंगे तैमूर लंग के ईरान के, इराक में, क्योंकि इनकी रूलिंग थी, तो ईरानियंस को इन्होंने इंक्लूड करा अपनी उसमें, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। इंडियन मुस्लिम्स को इन्होंने इंक्लूड करा, अफगान्स को, राजपूत को, मराठास को, जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप रहा था हमारे पीछे हमने जिसको पढ़ा था, और दूसरे ग्रुप्स थे, इन सब को जो है इन्होंने इंक्लूड करा। और इंक्लूड करने के बाद इन्होंने मुगल सर्विसेज में जो है वो इनको ज्वाइन कर दिया। अब मुगल सर्विसेज में जिनको भी ज्वाइन किया और जो भी एनरोल हुए उनको कहा गया मनसबदार्स, ठीक है। तो जिसने भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया और उनको एनरोल कर दिया गया एज अ मनसबदार। मनसबदार कहने का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि उनको जो थी एक पोजीशन मिल गई, एक रैंक मिल गई। तो यहाँ पर जो टर्म मनसबदार है वो रेफर करता है कोई एक इंडिविजुअल जिसको कोई एक मनसब मिलता है। मनसब कहा जाए एक तरीके का ओहदा, एक तरीके का पोस्ट, एक तरीके का डेजिग्नेशन, ठीक है। जैसे सपोज जो डेजिग्नेशन है कई सारे, कोई एक डीआईजी है, कोई एक एसपी है, एक एसएसपी है, एक कांस्टेबल है, एक सब इंस्पेक्टर है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ये ओहदे हैं, ये सारे के सारे जो है वो मनसब्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डीआईजी हो, चाहे आपका एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे जो भी आपका ये कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर हो, ये सारे के सारे मनसब से ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी हैं, ये सारे के सारे जो पर्सन इंडिविजुअल ही है वो सारे के सारे क्या हैं, मनसबदार्स हैं। और मनसब क्या हो गया, मनसब हो गया आपके, मैंने बता दिए कि एसपी होना, डीजी होना और डीआईजी होना, ये हेड आपका ये हेड कांस्टेबल होना, ये सारे जो है मनसब हैं। और इन पर जिनको पोस्टिंग मिलेगी वो कहे जाएंगे मनसबदार्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल्स इस्तेमाल करा करते थे फिक्स करने के लिए। क्या, रैंक को फिक्स करते थे, सैलरी को फिक्स करते थे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करा करते थे, उनकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करा करते थे, ठीक है। कैसे, रैंक और सैलरी जो थी वो डिटरमाइंड होती थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से, जिसका नाम था जात, ठीक है। जात क्या होती है, जात की रैंकिंग क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसमें लिखा हुआ कि नोबल्स जिनके पास 5000 जात थी उनको रैंक दी जाती थी हायर देन दोज ऑफ 1000, यानी जिनके पास 1000 जात है वो लोअर रैंक के हैं, जिनके पास 5000 जात है वो अपर रैंक के हैं। बेसिकली जात जो है, जात को यहाँ पर डिफाइन करा गया है इस तरह से कि जात जो है
वो सिपाही को इंक्लूड करती है। यानी अगर ये कहें कि जिसके पास 5,000 सिपाही हैं, उसकी पोजीशन जो है, उसकी रैंक जो है वो ज्यादा है, और ज्यादा होने के साथ ही साथ उसकी सैलरी भी ज्यादा है। और जिसके पास 1,000 सिपाही हैं, उसकी रैंक नीची है और उसकी सैलरी भी कम है। ठीक है। तो अकबर का जब शासन आया था, जब अकबर रूल कर रहा था, सिंहासन में बैठा हुआ, तब उसके टाइम पीरियड में 29 मनसबदार थे। यानी 29 मनसबदार हुआ करते थे, जिनकी रैंक हुआ करती थी 5। यानी हर एक के पास में 5-5 हजार सिपाही हुआ करते थे। तो इस तरीके से 29 मनसबदार थे। जब औरंगजेब का टाइम आया तो ये मनसबदार की जो संख्या थी ये बढ़ के हो गई 79। यानी कि जो पहले अकबर के टाइम पे 29 थे मनसबदार, वो औरंगजेब के टाइम पे 79 हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, वुड दिस हैव मेंट मोर एक्सपेंडिचर फॉर स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए, जाहिर सी बात है, अभी हम इसको और समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब इनका बढ़ा दिया गया, जब ये 79 मनसबदार बन गए, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा होने लगे, एक्सपेंडिचर स्टेट पे ज्यादा होने लगा। इसका कैसे होने लगा, इसको हम अभी समझेंगे बाद में। ठीक है। तो जात के जरिए से जो है वो डिटरमाइन होती थी रैंक और सैलरी। जितनी ज्यादा जात, उतना ही प्रेस्टिजियस उसका नोबल पोजीशन होगा कोर्ट में, और लार्जर उसकी होगी सैलरी। ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको जो है वो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन को जो है वो बरकरार रखना पड़ता था अपने पास में। यानी सवार का मतलब हो गया जो पैदल सिपाही होते हैं वो सवार हो गए, और कैवलरी मैन का मतलब हो गया जो घोड़सवार होते हैं, यानी जो घोड़े पे चलने वाले सैनिक होते हैं वो कहलाते हैं कैवलरी मैन। तो इनको जो है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी मनसबदार के ऊपर होती थी। मनसबदार जो था वो कैवलरी मैन को जो है वो लाता था, उनकी रिव्यू करता था, यानी उन पर एक तरीके से देखता था उनको कि भाई ये, हाँ ये काबिल है, इसको हम रख सकते हैं, नहीं इसमें कमी है, हम इसको नहीं रख सकते। तो यानी इसको मतलब पूरा रिव्यू करता था कि कौन हमारे मनसबदारी में, मतलब कौन हमारे लिए कैवलरी मैन बन सकता है। तो जो बन सकता था उसको रजिस्टर कराते थे, उनके घोड़ों को जो है वो दागा जाता था, और उनको जो है वो मनी दिया जाता था एज अ सैलरी के तौर पर। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कि मनसबदार जो थे, इनको सैलरी रिसीव होती थी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। यानी इनको जागीर्स के हिसाब से जो है वो रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर जो है वो सैलरी मिला करती थी। मनसबदार जो हुआ करते थे वो सैलरी रिसीव करते थे जो रेवेन्यू असाइनमेंट जो जागीर कहा जाता है उसके एवज में। ठीक है। जो कि कही जाती थी समवट लाइक एकता की तरीके से थी। एकता में क्या था, जो हमने पीछे पढ़ा था कि एकता और इक्तदार वाला जो सिस्टम था, उसमें क्या होता था, एक टेरिटरी दे दी और उसमें जो है वो एक इक्तदार को बना दिया, या फिर हम मुक्ति उसे कहेंगे, उसको उसने बना दिया। अब वो क्या करता था, वो वहीं पर रूलिंग करता था, वहीं से सारा रेवेन्यू कलेक्ट करता था और अपने सैनिकों को बांटता था उसी में, क्योंकि उसका जो भी इक्तदार हुआ करता था उसके अपनी खुद की जो थी वो एक छोटी सी आर्मी थी, उसको मेंटेन करने के लिए वो उसी अपनी ही टेरिटरी में जो है वो पैसे को कलेक्ट करता था और उसको जो है वो सैलरी रखता था, और बाकी सैलरी, कुछ सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अपने सैनिकों में करता था। तो ये एक प्रॉपर तरीका हुआ करता था इक्ताज के तरीके का मनसबदार में ही। लेकिन मुक्तीज के केस में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस था। वो ये था कि बहुत से मनसबदार जो थे वो एक्चुअली जो थे वो अपनी टेरिटरी में रहते नहीं थे। ठीक है। और अपनी ही जागीर में जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करते थे। यानी इक्तदार या मुक्ति कहा जाए तो वो अपनी टेरिटरी में रह के काम करता था, जबकि मनसबदार जो थे वो किसी दूसरी टेरिटरी में काम करते थे, और उन्होंने अपने नीचे सर्वेंट्स को जो है वो रिक्रूट कर रखा था, जो उनके लिए जो है वो कलेक्शन का काम करा करते थे। ठीक है। उनके पास, यानी मनसबदार के पास राइट था टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट। उनके नौकरों के द्वारा वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी उनके पास, जबकि मनसबदार जो थे वो दूसरे पार्ट में कंट्री के जो है वो सर्व करा करते थे, सर्विस अपनी दिया करते थे। ठीक है। तो ये मनसबदार, थोड़ा सा मनसबदार को जो है वो डिफरेंशिएट करा है इक्तदार या मुक्तियों के साथ में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अकबर के शासन में जो जागीर थे उनको बहुत ही केयरफुली तरीके से एक्सेस करा जाता था, जिससे कि रेवेन्यू जो है वो रफली इक्वल रहे मनसबदार की सैलरी के अकॉर्डिंग। यानी मनसबदार की जो सैलरी डिफाइन करी गई थी
उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास जो है वो रेवेन्यू जनरेट करे, ऐसा एक सिस्टम जो है वो अकबर प्रॉपर तरीके से जो है वो उस चीज को देखा करता था। ऐसा ना हो कि भाई अपने मन मुताबिक तरीके से वो पैसा कलेक्ट करवा रहा है और लोगों पर जो है वो जुल्म हो रहा है, एक तरीके से उनके साथ वो गलत सलूक कर रहा है। तो अकबर इस चीज का बहुत ध्यान रखता था। जब औरंगजेब का टाइम आया तो ये सिस्टम जो था, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस। ऐसा अकबर के टाइम पीरियड में हालात बिगड़ गए, तो जो एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो बहुत ही कम हुआ करता था ग्रांटेड सम से, यानी जो सम ग्रांट करा गया था उससे बहुत ही कम करा गया था। पहली चीज तो ये थी क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में मनसबदारों को तो इतना इकट्ठा कर दिया था, सही है, 1 कम 80 यानी 79 मनसबदार उन्होंने बना रखे थे। जब जितने ज्यादा मनसबदार होंगे उतना ही ज्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो खजानों में पैसा कम पहुंचेगा। मनसबदार जो है वो अपना जो है वो हुक्म का सिक्का चलाएंगे, भाई अब हम हैं तो भैया इतना पैसा हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसा हमें इतना चाहिए ही चाहिए चाहे कैसा ही हो। तो इस तरीके से जो है वो हालात बिगड़ गए, कंट्रोल बिगड़ गए, लालच आ गया थोड़ा सा लोगों के बीच में, लोगों में, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। मैंने बताया ना, मनसबदार्स की संख्या जैसे बढ़ गई और बढ़ने की वजह से जो है वो खर्चे बढ़ गए, लालच बढ़ गया, तो वो एकदम गड़बड़ हो गई सारी की सारी, और रेवेन्यू जो कलेक्ट होना चाहिए था वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो जिसका मतलब ये है, विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड अ जागीर, यानी जागीर को रिसीव करने में उनको बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड लगता था, एक लंबा समय उनको इंतजार करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in the numbers of जागीर्स, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशानी बढ़ गई और जागीर्स की संख्या में थोड़ा सा शॉर्टेज देखने को मिला, जिसकी वजह से कई सारे जागीर्स ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचना शुरू कर दें वाइल दे हैड अ जागीर। जब तक उनके पास जागीर है, जब तक उनके पास पावर है, तो उन्होंने सोचा भैया इससे पहले कि हमको जागीरदारी से हटा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचना शुरू कर दो। हाँ, पैसा 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 खींचना शुरू कर दो, अब चाहे कैसे ही कलेक्शन हो पैसे का, लेकिन पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। औरंगजेब का कंट्रोल रहा ही नहीं इस तरीके के डेवलपमेंट पर। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ दिस रेन। आखिरी के शासन में, अपना जब इसका शासनकाल खत्म होने की कगार पे था, तब इस तरीके के डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली, और जिसकी वजह से जो है वो पीजेंट्सली, जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको काफी हद तक जो है वो सफर करना पड़ा था। तो इस तरीके से लालच जब बढ़ गई थी औरंगजेब के टाइम पीरियड में, तो वो हालात ज्यादा से ज्यादा खराब होने लगे और स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, जो कि औरंगजेब के हाथ से सारा मामला हाथ से निकल गया, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम इसको जो है वो आगे के चैप्टर्स को जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो आधा घंटे का हो चुका है, ज़्यादा लेंथी वीडियो रखना नहीं है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे हम जब्त और जमींदारी की टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस